नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर जंक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे अपनी सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी में, जैसे संविधान कह सकते हैं, पर हमने इसमें आप लोगों को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट तक आप लोगों को 4-6 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद या उसमें संशोधन जो 1786 में हुआ, उसके आगे की कहानी आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो 1784 की पहले एक्ट की पुरानी बातों को दोबारा से हम लोग रिपीट कर लें या क्या था उसको दिमाग में लाएं। तो हमने आपको बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया था, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, साथ में उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग व्यवस्था भी सेट कर दी गई। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हुआ करते थे उनके लिए निदेशक मंडल को रखा गया, जबकि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को संभालने के लिए एक नए निकाय या एक नई संस्था का गठन किया गया, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, और हिंदी में जिसे हम लोग नियंत्रक मंडल कहते हैं। नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें एक सदस्य ब्रिटिश सचिव हुआ करता था, दूसरा चांसलर हुआ करता था, और 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। जो राजनीतिक काम हुआ करते थे उनमें से कौन कौन से काम को कंट्रोल करने का कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को मिला था, तो हमने आपको बताया था भारतीय नागरिकों संबंधी कोई भी व्यवस्था हो, सेना से संबंधी कोई भी व्यवस्था हो, इन सारे कामों को राजनीतिक रूप से नियंत्रित करने का काम ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा किया जा रहा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों ही संस्थाएं ब्रिटेन में रहकर काम किया करती थी भारत के लिए। साथ में हमने आपको बताया था कि भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी परिषद में सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, और उन 3 सदस्यों में से किसी एक का प्रधान सेनापति या कमांडर इन चीफ के पद पर नियुक्त किया जाता था। कमांडर इन चीफ के पद पर नियुक्त किया जाता था। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जैसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा जाना होता है, तो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस अपनी 2 शर्तें रखता है कि हम भारत में गवर्नर जनरल के पद को तभी ग्रहण करेंगे जब हमारे साथ 2 शक्तियां जाएं। हमें भारत को बड़े अच्छे तरीके से डील करना है, उस पर ब्रिटिश सरकार को पूरी तरीके से कंट्रोल दिलाना है, तो हमें 2 शक्तियाँ आपको देनी ही पड़ेंगी। वो 2 शक्ति कौन सी हुआ करती थी? एक तो वो कि जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का, वो अपनी परिषद के निर्णयों को क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है। दूसरी शक्ति हुआ करती थी कि वह जो कमांडर इन चीफ या प्रधान सेनापति का पद हुआ करता था, उस पद की शक्तियां भी गवर्नर जनरल को ही प्रदान कर दी जाएं। इन शक्तियों को ही पूरा करने के उद्देश्य 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन किया गया, जो 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम बना। 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम की कड़ी को ही हम आगे बढ़ाएं तो हम लोगों को स्टार्ट करना होगा 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग 1793 का अधिनियम या 1793 का चार्टर अधिनियम भी, इसको चार्टर एक्ट भी कह सकते हैं आप लोग। तो नाम इसका कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, या अधिनियम या चार्टर एक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि चार्टर को हमने आपको बताया था कि राजलेख कहलाता है। तो 1793 का 1793 के चार्टर एक्ट की क्या क्या प्रमुख बातें थी, तो हमने आपको बताया था इसमें कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। और इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और समझनी होगी। हमने आपको बताया था कि 1600 में जब कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, तब इसको व्यापार करने का अधिकार कितने वर्षों के लिए प्राप्त हुआ था? तो 15 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ था। 15 वर्षों से काम चलता रहा था, और एक टाइम आता है 1773 का। 1773 में इसके व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया था? 20 वर्षों के लिए। यानी 1773 में कंपनी को आगे के 20 सालों में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। अब 1773 से 20 साल अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं 1793 तक। यानी 1773 में जो व्यापारिक एकाधिकार कंपनी को प्रदान किया गया था, वो 1793 में खत्म होने वाला था। तो ऐसी कंडीशन में अब 2 ऑप्शन थे, या तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, या कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को दोबारा से रिन्यू कर दिया जाए और कंपनी को दोबारा से अनुमति दे दी जाए। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ब्रिटेन में क्या होता है, क्राउन का शासन चलता है। क्राउन यानी राजा रानी। क्राउन के नीचे काम करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद जिसे हम लोग कहें, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही भेजे गए नुमाइंदे हुआ करते थे आप लोगों की कंपनी। तो कंपनी पर अगर कोई कमांड कसेगा तो ब्रिटिश सरकार, कंपनी को अगर किसी से समस्या है तो ब्रिटिश सरकार से, या कंपनी को किसी भी तरह का फायदा चाहिए तो किसको मनाना पड़ेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश सरकार को। कंपनी का एकाधिकार समाप्त होने वाला था, यानी कंपनी व्यापार करने का जो उसको टाइम पीरियड दिया गया था 20 साल का, वो तो समाप्त हो चुका था।
अब आगे के लिए व्यापार करना है, इसका मतलब है उसे ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा या ब्रिटिश सरकार से अनुमति मांगनी पड़ेगी। तो 1793 का जब चार्टर एक्ट आया या अधिनियम आया तो सबसे पहले तो यही किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। मतलब पहले 73 से 20 में बढ़ाया था तो 93 हो गया था, अब 93 से फिर 20 वर्ष कर दिया जाएगा, आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। तो 1793 से कहां तक के लिए हो जाएगा, 1813 के लिए। जब पहला कार्य हुआ था 1793 के अधिनियम में। अब इस चीज को हम लोग नोट करते हैं। पहला बिंदु यही रहेगा आप लोगों का कि पहला क्या बिंदु रहेगा आप लोगों का, इस एक्ट के तहत कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया, 20 वर्षों के लिए। हमने आपको 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में बताया था कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर लिया। व्यापारिक कामों को करने का अधिकार किसके पास था, निदेशक मंडल यानी कंपनी के ही जो अधिकारी हुआ करते थे उनके पास। और राजनीतिक काम करने का अधिकार किसके पास पहुंचा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में किसके आदमी हुआ करते थे, ब्रिटिश सरकार के। तो ब्रिटिश सरकार के लोगों के द्वारा राजनीतिक काम किए जा रहे थे, कंपनी के लोगों के द्वारा व्यापारिक काम किए जा रहे थे। और हम 1793 के अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण बात बताएं कि 1793 के अधिनियम में जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे उस पर डायरेक्ट प्रशासन या डायरेक्ट उस पर किसका नाम दिखाई देने लगा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ऐसे लिखेंगे हम इसको, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसे लिखें, इस एक्ट ने, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर किसकी प्रभुता दिखाई दे रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रभुता दिखाई दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट या सरकार लिख लो, ब्रिटिश सरकार की प्रभुता का मतलब होता है कि कंपनी के जो राजनीतिक काम है वो सारा राजनीतिक कामों करने का सारा दारोमदार किस पर है, ब्रिटिश सरकार पर, ना कि कंपनी पर। ब्रिटिश सरकार की प्रभुता स्पष्ट हुई। अर्थात इसमें आप लोग ऐसे लिखेंगे, अर्थात कंपनी के द्वारा किए गए सभी राजनीतिक कार्य, कंपनी के द्वारा किए गए सभी राजनीतिक कार्य, जो भी राजनीति वाले कार्य किसके थे, किसके द्वारा किए गए थे, कंपनी के द्वारा। सभी राजनीतिक कार्य किसके लिए समर्पित रहेंगे, ब्रिटिश क्राउन को समर्पित रहे, ब्रिटिश क्राउन को समर्पित रहेंगे। क्योंकि 1784 में हुआ भी यही था कि किसी भी युद्ध, संधि, आक्रमण करने से पहले किसकी जरूरत थी, ब्रिटिश सरकार की। तो अब कंपनी कोई भी राजनीतिक काम करे, कंपनी का कोई भी अधिकारी राजनीतिक काम कर रहे, किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, किसी क्षेत्र को छोड़ दिया, किसी से संधि कर रहा है, किसी से युद्ध कर रहा है, सब में किसका हस्तक्षेप था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यानी राजनीतिक कामों में चाहे ब्रिटेन का वो कंपनी का अधिकारी करे या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधिकारियों के द्वारा करवाया जाए, दोनों तरीके से कंपनी में को किसी भी तरीके का राजनीतिक कार्य करना होगा, वो कार्य किसके नाम से किया जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के नाम से किया जाएगा। यानी कंपनी कोई क्षेत्र जीतती है तो किसके लिए, ब्रिटिश क्राउन। कंपनी कोई क्षेत्र हारती है तो किस में से, ब्रिटिश क्राउन में से। कंपनी को कुछ फायदा होता है तो ब्रिटिश क्राउन के लिए, कंपनी को नुकसान हो रहा है तो ब्रिटिश क्राउन के लिए। तमाम सारी चीजें जो थी इसमें ब्रिटिश क्राउन को समर्पित कर दी गई। कौन सी, राजनीतिक वाली, व्यापारिक वाली नहीं, सिर्फ राजनीतिक वाली। अच्छा, अब आपको पता है, हमने अभी आपको बताया कि इसमें कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त होने वाला था 93 में, तो समाप्त होना है और दोबारा से बढ़वाना है, तो कंपनी क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा फायदा देने की सोचेगी, या ब्रिटिश सरकार फायदा की मांग करेगी कि हम आपको फिर से व्यापारिक एक अधिकार तभी प्रदान करेंगे जब आप हमें कुछ दो। भाई जायज़ सी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तभी कुछ अधिकार प्रदान करेगा जब उससे उसे कुछ फायदा मिल रहा होगा। और वो फायदा क्या था, 1793 के अधिनियम में कंपनी ने कह दिया
कंपनी ने कह दिया या ब्रिटिश सरकार की मांग थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रक मंडल के जो 6 सदस्य थे उन सभी सदस्यों का वेतन कहां से दिया जाएगा, अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कहां बैठ के काम कर रहा था, लंदन में, ब्रिटेन में, और उसको वेतन कहां से दिया जाएगा, भारत से। तो यह एक प्रकार के धन के बहिर्गमन सिद्धांत का क्या है, उदाहरण कहा जा सकता है कि कैसे भारत का धन विदेश में यानी ब्रिटेन में भेजा जा रहा था। तो इसमें लिखेंगे इस एक्ट के बाद नियंत्रक मंडल कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को, नियंत्रक मंडल के, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आप लोग लिख सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के 6 सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक, भारतीय राजस्व से जो काम किसको करना पड़ रहा था, पहले ब्रिटिश सरकार को, अब कौन करेगा, भारत का राजस्व उस चीज को पूरा करेगा। जो खर्चा पहले कौन उठा रहा था, ब्रिटिश सरकार, अब कौन उठाएगा, भारतीय राजस्व। तो ब्रिटिश सरकार को क्या मिलेगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी, तब वो कंपनी को क्या कर देंगे, थोड़ा सा और सपोर्ट कर देंगे। अगली चीज, दूसरा, ये तो ठीक है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अगला बिंदु क्या रखा गया, यानी ब्रिटिश सरकार को और खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कंपनी वालों ने क्या किया, या उन लोगों ने मांग क्या की कि सभी खर्चे निकालने के बाद, सभी खर्चे निकालने के बाद कंपनी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए किसको प्रदान करेगी, ब्रिटिश क्राउन को प्रदान करेगी। ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, ब्रिटिश सरकार, जिसे हम लोग क्राउन भी लिख सकते हैं, क्राउन को प्रदान करेगी। भाई 5 लाख रुपए साल का मिलने लगा, जो खर्चा था वो भी कम हो गया, ब्रिटिश सरकार खुश, क्राउन खुश, तो भाई कंपनी के एकाधिकार को तभी उन्होंने 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, सभी खर्चे निकालकर प्रदान करेगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये तो था उन लोगों का सेटलमेंट कि किस तरीके से काम किया जाएगा। अब कुछ ऐसी बातें जो भारतीयों को प्रभावित करेंगी। भारतीयों को प्रभावित करने वाली बातें आप लोगों को हम बता दें कि पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। अब वो चीज़ें कौन कौन सी थी जिनने भारतीयों को प्रभावित किया, या भारतीयों के लिए जो लागू करने के लिए कौन से नियम, कायदे, कानून, ये तो उन लोगों का सेटलमेंट था कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ें उसमें ला दी। आगे आप लोगों को लिखना है, अगला पॉइंट रहेगा इसमें, भारत में प्रशासन लिखित कानून के आधार पर चलाने की व्यवस्था की गई। लिखित कानून के आधार पर चलाने की व्यवस्था लागू की गई। इसका क्या मतलब था भाई, जैसे आज हम लोगों के देश में यदि कोई हत्या हो जाती है, अपहरण हो जाता है, या कोई चोरी डकैती हो जाती है, तो उसको किस हिसाब से सज़ा दी जाएगी, यह सारा का सारा हम लोगों की दंड संहिता में लिखा है कि किस धारा के अंतर्गत उसे कितने साल की सज़ा दी जाएगी, उसे फांसी दी जाए या कारागार में डाल दिया जाए, आजीवन कारावास दे दिया जाए, किस, ये सारी चीज़ें लिखी रखी हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि भारत में जो भी प्रशासन किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा, वो लिखित कानूनों के आधार पर किया जाएगा। तो अच्छा, जो लिखित कानून होंगे इसकी व्याख्या करने का, वो लिखित कानून कैसा है, क्या कहता है, या किन लोगों पर लागू होगा, कैसे लागू होगा, ये सारी व्यवस्थाएं आज कौन देखता है भाई। लिखा तो दंड संहिता में, लेकिन उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है, या व्याख्या करने के योग्य कोई निकाय है तो वो कौन होता है, न्यायपालिका, है ना। तो जो लिखित कानून होंगे उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको दे दिया गया था, अभी भी ये किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। कि अगर मान के चलो किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है हत्या के केस में, तो हत्या के केस में फांसी की सजा क्यों सुनाई जाएगी या किस आधार पर सुनाई जाती है, ये सारी की सारी चीजें कौन उल्लेखित करता है या उसकी व्याख्या कौन करता है, तो न्यायालय आज भी करता है। सेम कंडीशन तब थी कि भारत में जो प्रशासन किया जाएगा वो लिखित कानूनों के आधार पर किया जाएगा, और लिखित कानून की व्याख्या करने के अधिकार, लिखित कानून की व्याख्या करने का मतलब है कि वह कानून कैसे लागू होगा, किस पर लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, किस तरीके से लगेगा, ये तमाम सारी चीजों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास था,
तो न्यायालय को दिया गया। वो कौन सा न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट जो खोला गया था कोलकाता में, बंगाल में। तो लिखेंगे लिखित कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार, व्याख्या करने का अधिकार, लिखित कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया? सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया। इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया? सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया। ठीक, इस चीज़ में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए जी। आप लोगों की 1793 की चार्टर एक्ट के लेकर प्रमुख बातें हुआ करती थी, और इसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतना देखा कि किस तरीके से कंपनी ने इन चीज़ों को भाई चेंज करने की या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने की व्यवस्था की थी। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। इसके बाद लिखना है और इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हम आपको बता दें। तो आपको पता है 1786 में कि 1786 में गवर्नर जनरल का पद पर जब कांडवालिस आना था तो उसने 2 शक्तियां मांगी थी। एक तो अपने परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति, और दूसरी थी कमांडर इन चीफ या प्रधान सेनापति के पद की शक्ति प्राप्त करने के लिए जो शर्त रखी थी। तो दोनों शर्तों में से एक शर्त जो थी वो क्या कह दिया गया कि आगे के सभी गवर्नर जनरलों को क्या होगी? प्राप्त होती रहेगी। वो शर्त कौन सी थी? कि अपने परिषद के निर्णय अस्वीकार करने की शक्ति जो कांडवालिस को पहली बार दी गई थी, वो कह दिया गया कि अब जो भी गवर्नर जनरल बनकर आएगा बंगाल का, हर उस गवर्नर जनरल के पास वो शक्ति रहेगी कि वो अपनी परिषद का निर्णय अस्वीकार कर सकता है। ये भी इसमें प्रावधान किया गया। तो लिखेंगे इस एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल द्वारा अपने परिषद के निर्णय अस्वीकार करने की शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों तक विस्तारित किया गया। सभी गवर्नर जनरलों तक विस्तारित किया गया। जबकि जो दूसरी शक्ति थी कमांडर इन चीफ या प्रधान सेनापति होने की शक्ति, उस शक्ति को क्या कर दिया गया? सीधा सीधा उसमें मतलब उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि यदि गवर्नर जनरल को शक्ति देके भेजा जाता है कमांडर इन चीफ की या प्रधान सेनापति की, तभी वो इसका यूज कर पाएगा, वरना अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब हर गवर्नर जनरल को जो शक्ति तो प्राप्त रहेगी वो शक्ति हर गवर्नर जनरल को प्राप्त रहे, ऐसा कोई प्रावधान उन्होंने नहीं बनाया। तो 1793 के एक्ट में आप लोगों को इतनी 5-6-7 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर पूर्ण तरीके से प्रभुता किसकी दिखाएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की दिखाएगी। सारे राजनीतिक काम किसको समर्पित कर दिए गए? ब्रिटिश क्राउन को समर्पित कर दिए गए। हमें अपना जो व्यापारिक एक अधिकार बढ़ाना है तो उसके लिए हमें सरकार को खुश करना पड़ेगा। खुश करने के लिए हमने 2 बातें की। एक तो हमने कहा कि बीओसी के जो सदस्य 6 सदस्य हैं उनका वेतन भत्ता हम अपने यहाँ से दे देंगे, यानी भारतीय राजस्व से दे देंगे। दूसरी चीज़ क्या की? दूसरी उन्होंने कहा था कि हम सारे खर्चे निकालने के बाद 5 लाख रुपए किसको देंगे? ब्रिटिश सरकार को देते रहेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1793 में यही कंपनी घाटे में थी। 1773 में यही कंपनी घाटे में थी और 1793 यानी 20 साल में यही कंपनी अब 5 लाख देने के लिए तैयार भी हो गई। यानी इस टाइम पीरियड में उनने भारत को इस तरीके से लूटा कि उनने अपना पूरा रिकवर कर लिया, साथ में वो फायदे में भी चले गए। यही कारण है कि हम लोग जो गुलामी की मार है उससे बहुत लंबे समय तक जूझते रहे। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि भारत में प्रशासन जो किया जाएगा लिखित कानूनों के आधार पर करने की व्यवस्था कर दी गई। लिखित कानूनों की व्याख्या कौन करेगा? तो उसके लिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही सारी व्यवस्थाएं सेट करेगा कि किस तरीके से कानून लागू होंगे, कहां लागू होंगे। और इस एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल को अस्वीकार करना किसके? अपने परिषद के द्वारा जो 3 सदस्य हुआ करते थे। अभी तक 3 है, पहले 4 थे 73 में, 73 के बाद 84 में 3 कर दिए गए थे। तो 3 सदस्यों के जो निर्णय थे उसको अस्वीकार करने की शक्ति भी किसको प्रदान कर दी गई? आने वाले सभी गवर्नर जनरलों को वो शक्ति प्रदान कर दी गई। इन सारी चीज़ों का प्रावधान किसमें किया गया था? 1793 के अधिनियम में किया गया था। इसके बाद आता है आप लोगों का 1813 का अधिनियम। जैसे हमने आपको बताया कि 1773 में
20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया तो पहुंचे हम लोग कहाँ 1793 में। 1793 में फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा तो कब पहुंचेंगे हम लोग 1813 में। 1813 में फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा तो पहुंचेंगे कहाँ पर 1833 में। 1833 में फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, पहुंचेंगे कहाँ पर 1853 में। 1853 के बीच में यहाँ हो जाएगी 1857 की क्रांति, तो फिर हम लोगों का 1858 में आ जाएगा एक। 1858 के बाद फिर कह दिया जाएगा कि अब कंपनी का शासन नहीं चलेगा, क्राउन का चलेगा, वो आगे वाली व्यवस्था में आप लोगों को पता लगेगा। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब 1813 का पढ़ेंगे, 1833 का पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको साफ किए दे रहे। उसके बाद फिर आज ही 1813 का हम लोग चार्टर एक्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलिए।